नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे शिक्षा के इस मंच पर। और आज की इस क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज से पर्यावरण अध्ययन, जो आपके लिए रीट पात्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। दोस्तों, इसमें आपके 30 प्रश्न आएंगे शिक्षण विधियों सहित और 30 अंकों के होंगे। तो ये विषय आपके लिए रीट यानी आरटेट जो पात्रता परीक्षा होगी उसके लिए है। तो आप सभी विद्यार्थी लेवल 1 के जितने भी हैं, इस क्लास को प्रतिदिन आप लोग 12 बजे आपको ये अपलोड की जाएगी। आप लोग 12 बजे इस क्लास को अपनी अटेंड जरूर कीजिएगा। और इस क्लास से आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, 30 में से लगभग आप लोग 30 ही लेकर के आओगे। और इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ भी, इसका आपको जांच करने के लिए टेस्ट सीरीज़ भी आपको खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर अपलोड की गई है। आप लोग उन टेस्टों को ज़रूर दीजिएगा। उस टेस्ट की कीमत आपको 55 रुपये है। टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, अलग से लेना चाहते हो तो 55 रुपये है। अगर आप लोग रीट पात्रता का पूरा कॉम्बो कोर्स लेना चाहेंगे तो उसका प्राइस आपको 151 रुपये है। तो 5 सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे रीट पात्रता के, और ये स्पेशली आपका रीट का पर्यावरण का बैच है। तो आपने दोनों MCQ बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। खुराना क्लासेस ऐप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। और दोस्तों, मैं इन क्लासों की आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा। थ्योरी बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे आप लोग, बिल्कुल निडर होकर के। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है इस विषय के अंतर्गत परिवार। पहले चैप्टर का नाम क्या है? परिवार। यूनिट वाइज पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, जैसा सिलेबस में दिया गया है वैसा पढ़ाऊंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस सब्सक्राइब कर लीजिए और बस अपनी तैयारी को लगातार बना के रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते परिवार किसे कहते हैं। तो परिवार जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से हुई है। ध्यान रखेंगे, फैमुलस शब्द है लैटिन भाषा का, और इस फैमुलस का अर्थ होता है साथियों नौकर या समूह। समझ में आ गया? ध्यान रखें, परिवार शब्द कहाँ से बना है? परिवार को अंग्रेजी में हम फैमिली कहते हैं, और फैमिली शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के फैमुलस से लिया गया है। और फैमुलस शब्द का अर्थ क्या है? नौकर या समूह। परिवार का अर्थ क्या है? अब आपको दूसरा पॉइंट पूछा गया, परिवार का अर्थ। तो वह स्थान जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अलग अलग लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है, उसे हम परिवार कहते हैं। परिभाषा याद होनी चाहिए कि जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हों, ठीक है, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन, ये सभी जहाँ पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? परिवार कहेंगे, फैमिली कहेंगे। अब परिवार की परिभाषाएं क्या क्या दी थी, मैं इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, इन पर्यावरण वेत्ताओं के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली परिभाषा हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो है अगस्टे काम्टे की। ध्यान रखेंगे, परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई है। इस बात को कहने वाले कौन है? अगस्टे काम्टे। याद रख लेना सभी साथी। प्लेटो साहब क्या कहते हैं? प्लेटो ने परिभाषा क्या दी है? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। इस बात को किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। क्लियर? उसके बाद CH कुले साहब आते हैं, और CH कुले के अनुसार परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति की नर्सरी अथवा पोषक गृह कहा जाता है, परिवार कहलाता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये तीनों परिभाषाएं अच्छे से याद रख लेनी है। मैं बहुत धीमी गति से पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सकता है और क्लास में ही याद हो सकता है, ताकि आप जब इस चैप्टर का आप लोग टेस्ट देंगे एप्लीकेशन पे जा करके, जब परचेज आप लोग कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे आप लोग टेस्ट सीरीज़ को, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी पर्यावरण अध्ययन। और आप 30 में से 30 तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन फिर भी 27-28 तो आप आराम से ले आएंगे। मेरा वादा है इस चीज़ में, आपको बहुत ही सरल लगने लगेगा पर्यावरण। बस आप मेरे साथ साथ धीरे 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 अपनी रूटीन को बना करके रखें। ये 3 परिभाषाओं के बाद हम पढ़ेंगे परिवार की विशेषताएं क्या है। परिवार की विशेषताएं क्या है? तो परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। इस बात को कही थी किसने? अगस्टे काम्टे ने।
परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। ध्यान रखें, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। समान आवास, समान भोजन एवं सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग किसमें किया जाता है? परिवार में किया जाता है। और यही प्रश्न 2000 रीट 17 में पूछा गया था। रीट 2017 में ये पॉइंट पूछा गया था, मैंने नोटेट कर दिया है, ध्यान रखना। परिवार वो स्थान है जहाँ पर समान आवास मिलेगा, समान भोजन मिलेगा और सामाजिक क्रियाएं भी समाज के साथ साथ समान होंगी। ये परिभाषा किसकी है? परिवार की। ये विशेषता किसकी है? परिवार। सभी सदस्यों की आय एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा होती है, तो वो क्या है? परिवार है। बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी माता पिता या संरक्षक की होती है, किसमें? परिवार में। विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण होता है, बिल्कुल। विवाह जब होता है तो उनके संतान पैदा होती है तो परिवार बढ़ने लगता है, तो एक परिवार का निर्माण होता है। रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं, ये विशेषता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट विशेषता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे परिवार में हमारे एक दूसरे के साथ रक्त का संबंध हो। हम परिवार में दत्तक पुत्र या पुत्री भी तो ले सकते हैं, उनके अंदर कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे परिवार का सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि दत्तक पुत्र या पुत्री के रूप में भी ग्रहण किए जा सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि परिवार में रक्त का संबंध हो, ठीक है। बच्चों के बीच अपनत्व का भाव होना चाहिए। तो ये सब क्या है? परिवार की विशेषताएं हैं साथियों, याद हो गई ना। आगे हम बात करते हैं परिवार के प्रकार। परिवार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल परिवार की परिभाषा आप लोग सुनिए। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे यानी अनमैरिड बच्चे रहते हैं, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। क्लियर? यानी कि ऐसा परिवार जिसमें माता पिता रहेंगे और उनके अविवाहित बच्चे रहेंगे, वो कहलाएगा एकल परिवार। और ऐसा परिवार जिसमें माता पिता के साथ साथ पति पत्नी रहेंगे, उनकी विवाहित संतानें रहेंगी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ बहन, ये सब रहेंगे, ये कहलाएगा अपना संयुक्त परिवार। तो दोनों को याद रख लेना। अब साथियों, परिवारों का विघटन किस कारण से होता है? परिवार टूटते कैसे हैं? संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलता कैसे है? जरा आप लोग इन 4 पॉइंटों को बारीकी से देखेंगे, नज़र लगाएंगे कि स्वतंत्र रहने की इच्छा। आप संयुक्त परिवार में रह रहे और संयुक्त परिवार में रहने के बाद किसी के मन में मनमुटाव आ जाता है, आय को लेकर के, संसाधनों को लेकर के, तो परिवार का विघटन हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं परिवार के। और एक दूसरे के मन में आज़ादी से रहने की इच्छा जब जागती है, स्वतंत्रता जब जागती है, तो वो परिवार टूट जाता है। उच्च शिक्षा का होना। देखिए, आप लोग अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो जाते हो तो एक बेवकूफ़ी जरूर करते हो, नौकरी पर जाते हो तो आप अपनी बीवी को, बच्चों को साथ ले जाते हो, ठीक है, अपने माता पिता को घर पे छोड़ देते हो, तो आपके परिवार का विघटन हो जाता है। निर्धनता और बेरोजगारी का होना, ये भी एक मूल कारण है परिवार के विघटन का। और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होना, यानी कम होना, आर्थिक स्थिति निम्न हो जाना, कमज़ोर हो जाना, तो ये भी एक कारण है परिवार के विघटन का। समझ में आ गया? चलिए एक बार सभी क्लास को लाइक कर देंगे बिल्कुल, और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। खुराना क्लासेस ऐप पर जो टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। अब जो परिवार होता है साथियों, उसमें हमारे कुछ आपसी संबंध भी होते हैं। जैसे मैं छोटा सा एक पॉइंट डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर कि चाचा के साथ कौन रहेगी? चाची रहेगी। दादा के साथ दादी रहेगी। मामा के साथ मामी रहेगी। फूफा के साथ बुआ रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप है छोटा सा, जो आपको याद रख लेना है, नॉर्मल सी बात है। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है सामाजिक बुराई, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे सामाजिक बुराइयों से। अब मैं आपको सामाजिक बुराइयाँ कहते किसको हैं? समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसको हम सामाजिक बुराई कहते हैं। समाज के लोगों के द्वारा समाज के नियमों के विरुद्ध किया गया कार्य सामाजिक बुराई कहलाता है। सामाजिक बुराइयां हमारे समाज के अंतर्गत कौन कौन सी है, उनके ऊपर अधिनियम भी बनाए गए हैं।
सामाजिक बुराइयों जैसे बाल श्रम है, कौन सी है? बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी और धूम्रपान या नशाखोरी, ये सभी क्या है? सामाजिक बुराइयां। और इनके ऊपर अधिनियम भी बनाए गए हैं। मैं आपको आगे बता रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया था? बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल विवाह अधिनियम 2006, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961, और चोरी के लिए आईपीसी की धारा कौन कौन सी है? 378 से लेकर के 462 तक, और धूम्रपान और नशाखोरी का अधिनियम 2008। इनके आगे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल श्रम के ऊपर। देखिए, बाल श्रम किसे कहते हैं? सरकार के द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना क्या कहलाएगा? बाल श्रम कहलाएगा। परिभाषा याद हो गई? ध्यान रखें, परिभाषा अच्छी है। सरकार के द्वारा जो आयु निर्धारित की जाती है, अगर बालक की उम्र उससे कम है और आप काम करवा रहे हो तो ये कानूनी अपराध है। ये बुराई क्या है? सब बाल श्रम कहलाएगी। अब आयु निर्धारित की गई है, अलग अलग आयु निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद जो 24 है, 24 है, उसमें भारत सरकार ने 14 वर्ष आयु निर्धारित की है। अगर आप इससे कम उम्र के बच्चे से कार्य करवाएंगे तो वो कानूनी अपराध होगा। कारखाना अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे, कारखाना अधिनियम 1948 में जो लागू किया गया था, बनाया गया था, इसमें बाल श्रम की उम्र कितनी रखी गई है? 15 वर्ष। अगर आप इससे कम उम्र के बच्चे से काम करवाएंगे तो वो बाल श्रम की श्रेणी में आएगा। खान अधिनियम कौन सा है? 1952। तो इसमें 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र है और बच्चे से काम करवाएंगे तो कानूनी अपराध होगा। तो ये तीनों ही याद रखना। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष, कारखाना अधिनियम 1948 में 15 वर्ष, और खान अधिनियम 1952 में 18 वर्ष। लाइक जरूर करना क्लास को, अच्छे से समझ में आएगा। बाल श्रम के कारण क्या है? बच्चे बाल श्रम क्यों करते हैं? इसका रीज़न है, या तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन, तो भाई बाल श्रम बढ़ रहा है। निर्धनता और बेरोजगारी का होना, रोजगार नहीं है, गरीबी छा रही है घर में, तो बच्चे तो काम करने जाएंगे ना। माता पिता के द्वारा बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना, ये भी एक कारण है बाल श्रम का। सस्ता श्रम और बच्चों का शोषण आसानी से किया जाना, और निरक्षरता। सबसे बड़ी कमजोरी मैं आपको बताऊं बाल श्रम की, सबसे बड़ी कमजोरी हमारी निरक्षरता। ध्यान रखें, इसलिए आप पढ़े लिखे बनिए, शिक्षित बनिए, ठीक है। और परिवार में जनसंख्या मत बढ़ाइए। बच्चे दो ही अच्छे होते हैं, आप 2 बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हो, अच्छे से लिखा सकते हो। आगे देखिएगा, बाल श्रम के दुष्परिणाम। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं बाल श्रम के? बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है और शिक्षा का स्तर निम्न हो जाता है। वयस्कों हेतु रोजगार के अवसर में कमी हो जाती है। तो ये क्या है? बाल श्रम के दुष्परिणाम है। बाल श्रम उन्मूलन यानी कम करने के उपाय क्या है? बाल श्रम को कम कैसे किया जा सकता है? इसके संविधान में कुछ प्रावधान लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, अनुच्छेद 24 क्या बात करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करवाना निषेध है। यह लाइन आपको याद रखनी है। कौन सी बात करता है? संविधान में अनुच्छेद 24 कहता है कि अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाओगे तो वो कानूनी अपराध है। अनुच्छेद 24A ये क्या कहता है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और अनुच्छेद 39E कहता है कि किसी भी पुरुष या महिला को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उनकी आयु के अनुसार नहीं हो। तो ये तीनों ही अनुच्छेद याद रखने, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 39E याद रखेंगे। अब कानूनी प्रावधान क्या है? कानूनी प्रावधान देखिए, 1979 में गुरुपद स्वामी समिति बनाई गई थी। इसकी सिफारिश से सन 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया था। अगर इस अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है और बाल श्रम बच्चों से करवाता है तो 3 माह से लेकर के 1 वर्ष तक की सज़ा दी जाएगी उसे, तथा 2016 में इस सज़ा को बढ़ाया गया। अब आप में करेक्शन कर लीजिए आप लोग, 2016 में इस सज़ा को बढ़ा करके 6 माह कर दिया गया और 2 वर्ष तक
अधिकतम। तो 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है वर्तमान में, अगर कोई भी व्यक्ति बच्चों से बाल श्रम करवाएगा तो। ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए सरकारी नीतियां भी बनी, बाल श्रम को लेकर के सरकारी नीति बनी। जैसे 14 अगस्त 1987 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा बाल श्रम निषेध नीति बनाई गई थी 1987 में। कब बनाई गई थी? 14 अगस्त 1987 में बाल श्रम निषेध नीति बनाई गई थी। नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद विभिन्न संस्थाएं भी बनी। विभिन्न संस्थाएं जैसे विश्व स्तर पर संस्था बनी, राष्ट्रीय स्तर पर बनी और राज्य स्तर पर भी बनी। कौन कौन सी बनी, ज़रा उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, बाल श्रम को रोकने के लिए एक विश्व स्तर पर एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो ये 11 दिसंबर 1940 को यूनिसेफ की स्थापना की गई, इसका गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1949 को भारत इसका सदस्य बना। अब आपको याद रखनी है, विश्व स्तर पर बाल श्रम के लिए कौन सी संस्था काम करती है? यूनिसेफ, जिसका गठन किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। भारत इसका सदस्य बना था 1949 में। राष्ट्रीय स्तर पर संस्था कौन सी काम करती है? ये रीट 2017 में पूछा गया। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण एक गठन बनाया गया था, जिसका गठन किया गया था 26 दिसंबर 1994 को। ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 26 सितंबर 1994 को किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा गया 2017 में। उसके बाद दूसरी संस्था भारतीय स्तर पर बनाई गई थी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका गठन किया गया था 5 मार्च 2007 में। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य, टोटल कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। किसमें? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, जिसकी स्थापना की गई थी 5 मार्च 2007 ईस्वी को। चलिए आगे बात करते हैं, राज्य स्तर पर संस्था कौन सी काम करती है? राज्य स्तर पर है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसका गठन किया गया था 23 फरवरी 2010 में। याद रखना तीनों ही संस्थाओं को अच्छे से। तो मैंने आपको ये पढ़ाया है बाल श्रम आज, और इस बाल श्रम के अंतर्गत एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अगली हमारी बुराई आती है बाल विवाह। कौन सी है? बाल विवाह बुराई। बाल विवाह का अर्थ सुनिए क्या होता है? सरकार के द्वारा निर्धारित विवाह योग्य न्यूनतम आयु से कम उम्र में विवाह किया जाना बाल विवाह कहलाता है। और बाल विवाह के लिए आयु निर्धारित की गई है वर्तमान में। आप लोग याद रखें, लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, और लड़कियों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। समझ में तो आ रहा होगा ना अच्छे से। चलिए, बाल विवाह क्यों होते हैं? इसके कारण है कुछ। बाल विवाह होने का कारण है कि माता पिता के द्वारा बेटियों की शादी को बोझ समझते हैं। चलो इसकी शादी कर दो, बोझ समझते हैं अपनी बेटियों को। इसलिए ऐसा ना हो। आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, अपने माँ बाप से कह सकते हैं कि हम अभी विवाह योग्य नहीं है, हमें पढ़ने का मौका दिया जाए। और दूसरी बात है शिक्षा का अभाव। ऐसा किन परिवारों में होता है बाल विवाह? जिनके माता पिता निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, वो नहीं जानते कि शिक्षा का महत्व क्या है, तो उन परिवारों में ऐसा होता है अक्सर। दूसरी बात देखिए, परिवारों में आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। अगर परिवार में गरीबी है ना, तो भी गरीबी में लोग बाल विवाह कर देते हैं। रूढ़िवादी परंपराओं का होना। अब लोग रूढ़िवादिता कैसे कि परिवार में कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो लड़की को बहुत समझते हैं कि ये तो पराया धन है, इसको पढ़ा के लिखा के हम क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझदार बनिए, शिक्षित बनिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दीजिए। अगला है बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक ना होना। अगर बाल विवाह से कौन कौन से नुकसान होते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो भाई आप लोग बाल विवाह करेंगे। इसलिए शिक्षित होइए। सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है हर चीज के प्रति कदम उठाने के लिए। बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या है देखेंगे। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं होता है। बाल विवाह से कच्ची उम्र में शादी हो जाती है, कम उम्र में, तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शारीरिक और मानसिक विकास है, वो अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा से बच्चे वंचित रह जाते हैं।
लड़कियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कम उम्र में शादी करेंगे तो बीमारियां जल्दी पनपेंगी। बाल विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाली संतानों का अस्वस्थ होना, आपके बच्चे कमजोर होंगे। इसलिए सभी भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, आप लोग अपनी परिपक्वता होने के बाद ही आप शादी करें। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ परिवार का निर्माण नहीं होना, बच्चे कमजोर होंगे, सीधी सी बात है। और जनसंख्या में वृद्धि में भी योगदान सबसे बड़ा होता बाल विवाह का, इसलिए जनसंख्या को रोकिए आप लोग। अब बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ सरकारी गवर्नमेंटेड उपाय भी बताए गए हैं यहाँ पर। गवर्नमेंटेड नियम क्या है, गवर्नमेंट के शारदा एक्ट लागू किया गया था 1929 में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है बाल विवाह से। शारदा एक्ट 1929 में लागू किया गया था, ये बना था 1929 में शारदा एक्ट। और हरविलास शारदा ने 1 अप्रैल 1930 को यह बनाया गया था। नाम है शारदा एक्ट 1929, लेकिन बनाया कब गया था, 1 अप्रैल 1930 को। बनाने के बाद इसमें 3 संशोधन भी हुए थे। पहला संशोधन हुआ था 1949 में, दूसरा संशोधन हुआ था 78 में, और तीसरा संशोधन हुआ 2006 में। 3 संशोधन हुए टोटल इस अधिनियम के अंतर्गत। 1978 की बात करें हम यहाँ पर 1978 की, तो 1978 में विवाह के लिए न्यूनतम आयु रखी गई थी लड़के की 18 और लड़की की 14 वर्ष। लेकिन जब 2006 में तीसरा संशोधन इसमें हुआ इस एक्ट के अंतर्गत, तो 21 वर्ष लड़के की कर दी गई और 18 वर्ष लड़की की कर दी गई, और अधिनियम बना बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। 2006 में नया कानून बनाया गया था जिसका नाम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाया गया था। लेकिन अब आपको याद रखना है, इसको लागू कब किया गया था, लागू किया गया था 1 नवंबर 2007 को, ये आपको ध्यान रखना है। अधिनियम का नाम है 2006, लेकिन लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 में। अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है, अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो बाल विवाह नहीं करें, बेहतर होगा। बाल विवाह के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा हमारे भारत के अंतर्गत बाल विवाह होते हैं, और बाल विवाह का जो सबसे सुनहरा समय हमारे भारत में है वो है आकातीज, अक्षय तृतीया। ध्यान रखने, आकातीज के दिन सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं भारत के अंतर्गत। भारत में पहला लिखित और प्रमाणिक बाल विवाह जो किया गया था वो हर्षवर्धन के काल में किया गया था। हर्षवर्धन ने अपनी छोटी बहन राजश्री का विवाह किया था कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ में। और उस समय पर राजश्री की उम्र कितनी थी, मात्र 12 वर्ष थी। तो भारत में पहला और लिखित प्रमाणिक विवाह मिलता है बाल विवाह हर्षवर्धन की बहन का, जिसका नाम है राजश्री, और उनकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन के साथ में। उस समय राजश्री की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में होते हैं, तो साथियों ये बिहार के अंतर्गत होते हैं, एससी और एसटी के अंतर्गत। अनुसूचित जाति जनजाति, ये 2 ही कैटेगरी ऐसी होती है जिनमें बाल विवाह सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि एससी और एसटी के व्यक्ति थोड़े जागरूक होइए और बाल विवाह को रोकने पर सहयोग कीजिएगा। न्यूनतम बाल विवाह सबसे कम कहाँ पर होते हैं, देखिए सबसे कम बाल विवाह किस राज्य में होते हैं, हिमाचल प्रदेश में। तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। आपने 2 बुराइयों के बारे में पढ़ा, पहला बाल श्रम पढ़ा, दूसरा बाल विवाह। अब तीसरे नंबर पर आती है हमारी दहेज प्रथा। देखिएगा आप सभी मास्टर या टीचर बनेंगे ना, मैं सभी लड़कों से कहना चाहूँगा आप दहेज मत लीजिए भाई, ये गलत है। सबसे पहला कोटेशन मेरा यही है, आप सभी से मेरा निवेदन है आप लोग दहेज मत लीजिए, शिक्षित है, समझदार है। दहेज होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष से विवाह के अवसर पर जो आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए चल या अचल संपत्ति आपको जो दी जाती है उसे हम दहेज कहते हैं। ठीक है, शादी आपकी हो रही है, शादी में आपको बहुत सारा सामान दिया जा रहा है, और सामान के साथ साथ आपको नगद रुपए भी दिए जा रहे हैं। तो आप सामान तो ले सकते हो, लेकिन आप डिमांड मत कीजिए किसी भी लड़की पक्ष से, किसी भी वधू पक्ष से आप डिमांड मत कीजिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, सोने की चेन चाहिए, एक अच्छी कार चाहिए, एक अच्छा पैसा चाहिए। नहीं, ये गलत है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये दहेज प्रथा एक कानूनी अपराध है। आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो आप लोग नहीं करेंगे ऐसा।
बाल विवाह के लिए ये जो अपना दहेज है इसमें शर्त रख देते हैं कुछ लोग, मैंने अक्सर देखा है कि भाई दहेज चाहिए तो विवाह के पहले ही चाहिए। अब आजकल क्या होता है, शादियां जब होती है ना तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, क्या पता लड़की वाला पैसे देने से मना कर दे या बाद में फिर जाए, ठीक है, मुकर जाए अपनी बात से। इसलिए जो लगन होती है ना हमारी, उस लगन में ही, ठीक है, लगन टीके में ही हमारे पूरे पैसे को वसूल लिया जाता है वधू पक्ष से। तो मेरा निवेदन है आप नहीं करें ऐसा, ठीक है भाई। अगर दहेज नहीं मिलता है तो लड़की को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करें। आगे बात करते हैं, देखिए दहेज निवारण के लिए कानूनी अपराध क्या बना है। दहेज अधिनियम बना था साथियों, दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज अधिनियम 1961 बना था। इसको मंजूरी कब मिली थी, 20 मई 1961 को मिली थी। यह आपको लोग याद रखने, डेट याद रखनी है सबकी। 20 मई 1961 को इस अधिनियम को मंजूरी मिली थी, लेकिन 1 जुलाई 1961 में इसको लागू किया गया था। इसके उल्लंघन अगर किया जाएगा आप लोगों के लिए तो मैं आपको सजा बता रहा हूं, 5 वर्ष की सजा होगी या फिर 15,000 रुपये का जुर्माना, अथवा दोनों। पर मुझे पता है आप लोग इतने भी समझदार नहीं है कि आप दहेज नहीं लेंगे, सभी ले रहे हैं आजकल, जो गलत है, कानूनी अपराध है। आगे देखिएगा, दहेज के लिए आईपीसी की धारा लगती है। आईपीसी 1860 में एक प्रावधान है, आईपीसी 1860 में प्रावधान है। आपके लिए धारा लगेगी, कौन कौन सी लगेंगी, 3 धाराएं आप पे लग सकती है। धारा 498A, अगर आपने किसी भी महिला को यानी अपनी पत्नी को अगर आपने प्रताड़ित किया या उसको सताया, उसको परेशान किया, उसको उत्पीड़न दी, तो ध्यान रखना धारा 498A कहती है कि आपको 3 वर्ष की सजा होगी। अगर आपने 7 वर्षों के अंतर्गत मृत्यु पर, ध्यान रखना 7 वर्षों के अंतर्गत मृत्यु पर 7 वर्ष की सजा है। अगर आपने अपनी पत्नी का शोषण किया और मृत्यु कर दी विवाह के 7 वर्ष से पहले ही, तो ध्यान रखना आपके लिए 7 वर्ष की सजा होगी। और ये धारा कहती है 304B। अगर आप डाइवर्स दे रहे हैं, पत्नी के लिए तलाक देने पर संपत्ति को लौटाया जाएगा और उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की सजा होगी। ये धारा कौन सी आईपीसी की, 406 धारा है। तो ध्यान रखें तीनों धाराओं को, तीनों धाराएं आपको याद रखनी है। आपने तलाक अगर दे दिया है तो पत्नी पक्ष के लिए बाकायदा पूरी संपत्ति को वापस लौटाइएगा। अगर आप उसकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए 3 वर्ष की सजा होगी। ये धारा 406 कहती है। तो आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, शिक्षित हैं और टीचर लाइन के सभी व्यक्ति हैं, तो आप लोग समझदार होंगे। अगली हमारी सामाजिक बुराई आती है चोरी। चोरी का मतलब होता है, इसमें एक अधिनियम लगता है संपत्ति के विरुद्ध अधिकार, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। चोरी का अर्थ क्या है, देखिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना सहमति या स्वतंत्रता द्वारा अपने पास रख लेते हैं, उसको हड़प लेते हैं, तो वो कहलाएगी चोरी करना। देखिए चोरी, आप बिना चोरी किसी चीज़ को बिना बताए ले आते हैं वो तो चोरी है ही, लेकिन आप किसी पर दादागिरी करते हैं, आप किसी की वस्तु को छीन रहे हैं, तो वो भी चोरी के अंतर्गत ही आता है। चोरी के लिए धाराएं लगती हैं। अब साथियों देखिए, चोरी अगर आप करेंगे तो आईपीसी की धारा 378 से लेकर के 462 तक प्रावधान है। 378 में चोरी की धारा है स्पेशली, और 390 की जो धारा है ये है अपनी डकैती की, ध्यान रखना दोनों को। अगली हमारी बुराई है धूम्रपान एवं नशाखोरी। इसके लिए सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम बना है 2008 में। इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2008 में। अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको 200 रुपये का चार्ज लगेगा, जुर्माना लगेगा आपके ऊपर। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के अनुसार प्रत्येक धूम्रपान कंपनी को 85% पैकेट पर एक विचित्र प्रकार के चित्र का प्रावधान है। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि भाई जब आप गुटखा खाते हो या तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीते हो, सबके ऊपर लिखा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह हर एक कंपनी लिखती है कि नहीं लिखती, लिखती है, बिल्कुल बाकायदा लिखती है, और ये लिखने का अधिकार है उनके पास। सरकार उनको फोर्स करती है कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये लाइन ज़रूर लिखें कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कौन सा अधिनियम कहता है, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस लाइन को आप ज़रूर लिखें। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर
फाइन लगाया जाएगा या फिर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, या आपका प्रोडक्ट बंद किया जा सकता है। उसके बाद है नारकोटिक्स ब्यूरो, एक कंपनी का नाम है। नारकोटिक्स ब्यूरो एक एजेंसी है जिसका गठन मार्च 1986 में किया गया। तो ये काम क्या करती है? नारकोटिक्स ब्यूरो जो कंपनी है साथियों, ये जो एजेंसी है, जो संगठन है, ये हमारे कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते हैं नशा के, उन प्रोडक्टों की जांच पड़ताल करती है। और इस नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आपको ध्यान रखना है, नारकोटिक्स ब्यूरो जो एजेंसी है, इसका काम क्या है? अपने मादक पदार्थों की जांच पड़ताल करना, जिसका गठन मार्च 1986 में किया गया। उसके बाद है नाडा। नाडा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। और जानकारी के लिए बता दूं, ये नाडा जो कंपनी है साथियों, एजेंसी है, ये नाडा जो संगठन है, ये हमारा खिलाड़ियों के लिए काम करता है। कोई भी खिलाड़ी अगर नशा वगैरह करेगा ना, तो ध्यान रखना, अगर राष्ट्रीय स्तर की कंपनी है, ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी खिलाड़ी खेल रहा है और नशा करता हुआ पकड़ा गया, तो ध्यान रखना उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस नाडा के ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने हैं, सुनील शेट्टी है। कौन है? सुनील शेट्टी। अगर बात करें बाडा की, तो बाडा का अर्थ होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका गठन किया गया था 10 नवंबर 1999 को। ये एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करती है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं, अगर वो नशा करते हुए पाए गए, तो उनके ऊपर ये कार्रवाई करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कनाडा में। ध्यान रखना सारी चीज़ें। उसके बाद है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में 7 अप्रैल को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड देश में। आपसे पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को। और विश्व नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। तीनों ही याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है तीनों लाइन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई, और विश्व नशा मुक्ति दिवस 26 जून। आगे देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण नशीले पदार्थ होते हैं, कौन कौन से? जैसे तंबाकू, प्रश्न आ चुका है ये। तंबाकू में एक पदार्थ पाया जाता है नशीला। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टैबेटम। और इसमें निकोटिन निकलता है, निकोटिन निकलता है। अफीम का नाम है काला सोना, ठीक है, जिसको हम पौधा पोपी भी कहते हैं। काला सोना हिंदी में कहेंगे, इसका उपनाम है। और पोपा पोपी भी इसको कहा जाता है, अफीम को। तो ये मादक पदार्थ है दोनों। पैडेथीन क्या होता है? ये पैडेथीन पूछा गया क्वेश्चन है। ये नशीले पदार्थों की लत को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी पदार्थ कौन सा है? पैडेथीन। पैडेथीन, अगर आपको नशे की लत लगी हुई है, तो पैडेथीन युक्त पदार्थ खाइए, पैडेथीन युक्त वस्तुएं लीजिए, तो आपकी नशा की लत छूट जाएगी। आप पैडेथीन युक्त टैबलेट मार्केट में जो आती हैं, उनका आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप किसी भी नशे के शिकार हैं, तो आपकी नशे की जो लत है वो छूट सकती है। तो आप सभी के लिए आज की जो क्लास हमने पढ़ी पूरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके सभी ज़रूर बताना। और खुराना क्लासेस ऐप पर जो आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है पर्यावरण की 55 रुपये वाली, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पूरा टोटल कॉम्बो लेना चाहते हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं 151 में। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।